हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन 229 इसका कोड है। 10th वाले बच्चों के लिए आपका पूरा एक क्वेश्चन पेपर जो कि पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाली हूं। एंड ये बिल्कुल डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपका पेपर आपको जो जब मिलेगा तब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पैटर्न एकदम सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है पैटर्न में। और मैंने ऑलरेडी आपकी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है वो डाल दी है। मैराथन सीरीज़ चल रही है चैनल पर, जिसमें कि हम सभी सब्जेक्ट्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं आपको, और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है आराम से उस वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो थोड़ी सी है, आपकी 2-1 घंटे की है, वो आप आराम से देख लीजिए। आप वहाँ से देख कर समझ जाएंगे और अपने पेपर को आसानी से कर आएंगे। हाँ, फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में ये पूरा ब्लूप्रिंट हो कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कैसे हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में केवल और केवल 8 क्वेश्चन रहते हैं और 8 प्रिंटेड पेजेस रहते हैं। क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं 2, लास्ट वाले जो क्वेश्चन हैं 2, उनके ऑप्शन होते हैं, वो दोनों ही आपको करने हैं। फिर उसके बाद रोल नंबर आपको लिखना है, कोड नंबर दिया होता है, और यहाँ पर नीचे आपको डाटा एंट्री ऑपरेशंस जो है उसके कोड के साथ दिया है। डेट एंड डे ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर लिखना है। सिग्नेचर्स आएंगे आपके 2 टीचर्स के। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि आप चाहें तो अपने पेपर को दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दूसरे मीडियम में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका हिंदी मीडियम है तो सिर्फ हिंदी में ही आपको आंसर करना है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इनकी शर्त ये रहती है कि आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से स्टार्ट किया है तो लास्ट क्वेश्चन तक आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, चलिए सेम वही अनुदेश जो है हिंदी में दिए हुए हैं। अब यहाँ से हमारा मेन पेपर स्टार्ट होता है। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आपको पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें 13.2 मार्क्स, या फिर आप 14 मार्क्स लगाकर चलिए, ये पासिंग मार्क्स है इसके। और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी के मार्क्स आपको इसके सामने मिल जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमेशा मैच द फॉलोइंग का आता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, मतलब हाफ मार्क्स के सारे मैच द फॉलोइंग हैं। तो सबसे पहले आपका 1 मिनट रुक जाइए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग का। ए है इसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, वीडियो कार्ड, समय फंक्शन, सिंटैक्स, स्लाइड शो व्यू, एंटीवायरस, डिलीवरी द प्रेजेंटेशन एंड रिक्वायर्स क्राइटेरिया, लैंग्वेज रूल्स, हार्डवेयर कंपोनेंट, यूटिलिटी प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज। तो इनमें हमें क्या बताना है, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो इनमें से क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है एक यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। वीडियो कार्ड आ जाए या फिर ग्राफिक्स कार्ड आ जाए, ठीक है, तो उसका क्या है, ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड एक हार्डवेयर है, तो इसका हम लगाएंगे हार्डवेयर कंपोनेंट में। समिफ फंक्शन करने के लिए, या फिर आपका काउंट इफ फंक्शन आए, कोई भी फंक्शन आ जाए ना जहाँ पे फंक्शन लिखा हो, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है, फिर हमें जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए रिक्वायर्स क्राइटेरिया। सेकेंड नंबर का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स एक आपकी जो है मशीन लैंग्वेज होती है, तो इसका हो जाएगा 6 मशीन लैंग्वेज। स्लाइड शो व्यू क्या करता है, ये हमारी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने में, मतलब हमें किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देखनी है वो हमें दिखाने में मदद करता है, तो फर्स्ट आएगा। और एंटीवायरस जो हमारा बच गया है, यानी लैंग्वेज रूल्स, ये आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है किस तरीके से आपको करना है। अब आपको मैं पेपर में कैसे करना है ये दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, ये आपकी मान लीजिए आंसर शीट है, ठीक है, और उसमें आपने ऊपर आपने अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको स्पेस छोड़ देना है। उसके बाद आपने लिखना है ए। अब ए का आंसर क्या था? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का आंसर था यूटिलिटी प्रोग्राम, यानी कि 5 पे, तो इसका आंसर क्या है? 5। इस तरीके से सामने आपको लिखना है। फिर उसके बाद बी का आंसर, बी क्या है? वीडियो कार्ड का आंसर क्या था? वीडियो कार्ड क्या है? वीडियो कार्ड एक हार्डवेयर घटक है, या फिर आप कह सकते हैं एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4।
ऐसे ही आपका सम इफ फंक्शन क्या है, इसमें हमें शर्त की आवश्यकता होती है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, क्राइटेरिया। तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सिंटैक्स बी का क्या हो जाएगा, आपका सिंटैक्स क्या है, एक मशीन भाषा है, तो बी का हो जाए डी का हो जाएगा 6। उसके बाद ई स्लाइड शो व्यू, इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी आप ऐसे लिखेंगे ई का फर्स्ट, ठीक है। और जो लास्ट में बच गया एंटीवायरस, वो है एक भाषा के नियम, तो ये हमें लिखना है एफ का थर्ड। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा ही आपका ट्रू और फॉल्स का आता है, तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। शीट आपको मिलेगी, उसमें सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, लाइन यहाँ पर ऊपर की लाइन जहाँ पर आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर डालना है। आंसर में आपको क्या लिखना है, ए का ट्रू है या फॉल्स है ऐसे, फिर बी का फॉल्स है ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए, ए है आपका लेज़र प्रिंटर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस वेरी लो क्वालिटी प्रिंट एंड दीज आर वेरी स्लो इन वर्किंग। तो क्या ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेज़र प्रिंटर में आपका क्या होता है, लेज़र प्रिंटर में काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रिंट आपको निकल के देखने को मिलते हैं, और जो ये वर्क करता है ये बहुत जल्दी वर्क करता है, ठीक है। और जो ऑटो प्रिंटर का अगर आ जाए ना, ऑटो आपका जो होता है प्रिंटर, वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है उसके प्रिंट, और वो बहुत धीरे काम करता है, तो उसमें आपको ट्रू लगाना है, इसमें आपको फॉल्स लगाना है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है एक्सपेंडेड, क्या वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, तो यस, इसका बिल्कुल ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स हेल्प्स टू चेंज कलर एंड बैकग्राउंड ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स एंड स्लाइड्स। तो ये कह रहा है कि जो ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या करता है, वो आपको कलर चेंज करने में, बैकग्राउंड चेंज करने में, टेक्स्ट बॉक्स का स्लाइड्स में जो भी है वो मदद करता है। तो बिल्कुल ये ट्रू है, ये मदद करता है हमें, ठीक है। फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है, और थर्ड का भी ट्रू है। ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, जिससे हमें शेप वगैरह हम चेंज कर सकें, कलर वगैरह चेंज कर सकें। नेक्स्ट है टास्क बार डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। तो जो क्या टास्क बार जो हमने कंप्यूटर में नीचे की तरफ देखने को मिलता है, क्या सिर्फ हमें वहाँ पर म्यूज़िक या सॉन्ग डिस्प्ले होते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है। वहाँ पे हमें सभी प्रोग्राम्स हम जो भी हमने ओपन किए हुए हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ए पासवर्ड कैन इंक्लूड ओनली 2 कैरेक्टर एंड 1 सिंबल। तो कह रहा है कि जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ 2 कैरेक्टर या 1 सिंबल से ही बनता है, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। एक पासवर्ड हम कम से कम 8 कैरेक्टर तक बना सकते हैं, और जहाँ तक हमारा मन करे वहाँ तक बना सकते हैं। कम से कम 6 कैरेक्टर तो होनी चाहिए, 6 से 8 कैरेक्टर। और उसमें सिंबल हम कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल कौन से होते हैं, ये वाला @ ठीक है, हैशटैग, और आपका सिंबल होता है ये वाला। तो ये जो सिंबल होते हैं ये हम कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद एफ है ऑल प्रोग्राम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम विच अ यूज़र एंड स्टार्ट एंड यूज़। तो ऑल प्रोग्राम में हमें क्या मिलता है, जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम हैं जो कि यूज़र स्टार्ट कर सकता है और यूज़ कर सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जहाँ पर हमारा ऑल प्रोग्राम होता है वहाँ पर हम सभी प्रोग्राम्स को देख पाते हैं जितने भी इंस्टॉल्ड हो रखे हैं, और फिर हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाम से पता चल रहा है जिसमें सारे प्रोग्राम्स हमारे दिखाई दे, है ना। तो यही चीज़ आपकी हिंदी में है, और सेम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थर्ड जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन करनी है। सबसे पहला है व्यू फाइल डिटेल्स। तो नाम से पता चल रहा है जहाँ पे हमें फाइल डिटेल्स पता चलें, जहाँ पे हम अपने फाइल डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या पता चलता है, डिफिनेशन में आप लिखेंगे व्यू फाइल डिटेल्स जो है वो उसमें हम डिटेल पता कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी पता करनी है अगर हमें, ठीक है, किसी भी फ़ाइल की प्रॉपर्टी पता करनी है, या किसी भी फ़ाइल की लोकेशन पता करनी है, और वो कितने स्टोरेज कैरी करती है, कितने स्टोरेज की है, वो कितनी MB की है, वो सब हमें पता करने के लिए व्यू फाइल डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद है
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको डिफाइन करने के लिए बहुत इजी है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने आपको कल भी बताया था, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर वीडियो आपने मैराथन नहीं देखी है तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत होगी, अगर देख रखी है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। जितना भी हमारा डाटा है वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में ही प्रोसेस होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। उसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक हार्डवेयर है और ये आपको क्या मदद करता है, इसमें आप सारी जितनी भी प्रोसेस हो के आपका डाटा है वो निकल के आता है, वो सारा चीज़ आप मॉनिटर में देख सकते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट जैसे कि आपको कोई भी चीज़ घटते से बढ़ते क्रम में इस तरीके से दिखानी है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइन चार्ट का। कोई चीज़ अगर गिर गई है, कोई चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ गई है या उसमें फ्लो हो रहा है तो उसका इस्तेमाल हम लाइन चार्ट से दिखाने से करते हैं। और ये आपको प्रेजेंटेशन में भी मिल जाता है, ये आपको वर्ड में भी मिल जाता है और ये आपको एक्सेल में भी मिल जाता है। तो ये सारी परिभाषा आपको इस तरीके से लिखनी है। फोर्थ है 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि चार क्वेश्चन है आपके और 2-2 मार्क्स के हैं सारे। सबसे पहले शॉर्ट नोट लिखना है हमने हेडर और फुटर के ऊपर। तो हेडर और फुटर क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस पेपर में कोड जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पर साथ में इसके पेज नंबर चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये जो बॉटम में चीज़ें लिखी जाती हैं, बॉटम में जो डिटेल लिखी जाती हैं उसको हम बोलते हैं फुटर। और अगर ऊपर कोई हमने हेडिंग लिखनी है, ठीक है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये हेडिंग थी, सबसे ऊपर ये लिखी हुई है बिल्कुल टॉप पे। जो चीज़ पेज के टॉप पे लिखी हो वो तो होती है हेडर, और जो चीज़ पेज के बॉटम पे लिखी हो वो होती है फुटर। ये चीज़ आपको बस इसमें शॉर्ट नोट में लिख देनी है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक्स्ट्रा में अपने आप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे एक पेज बना दिया, ठीक है, उसके ऊपर जो आपने लिख दिया हेडिंग वगैरह वो है हेडर और फुटर नीचे। देखिए जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, एक पेज बना दिया आपने, यहाँ पर आपने लिख दिया डाटा एंट्री और ऐसे करके आपने दिखा दिया अपनी उसमें ये है हेडर, और नीचे आपने लिख दिया पेज नंबर और कोड वगैरह बना दिया या फिर कोई लिंक डाल दिया, उसको आपने लिख दिया इस तरीके से फुटर, ठीक है। तो वो चीज़ आप दिखाइएगा और बहुत सुंदर लगेगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस पहले बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 पे कंप्यूटर चलता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है कंपाइलर का मतलब आपको पता ही होगा। कंपाइलर की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कंपाइलर क्या होता है? जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर का होता है। नेक्स्ट है स्पेल चेक फीचर। स्पेल चेक फीचर क्या करता है? मान लीजिए मैंने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है, मैंने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी है, मैंने रैट की स्पेलिंग RET लिख दी है और लिखना था मुझे RAT। तो ये फीचर क्या करता है? ये फीचर मुझे बताता है कि आपने ये स्पेलिंग वहाँ पे इस तरीके से वो कर देगा कि नीचे आपका रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगा और आपको ये बताएगा कि आपने ये चीज़ गलत लिखी हुई है और सही स्पेलिंग ये है। तो यही काम होता है स्पेल चेक फीचर का। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर जो डिज़ाइन फीचर होता है वो क्या होता है? डिज़ाइन फीचर से हमें एक वर्कशीट को हम सजा सकते हैं, ठीक है, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छी तरह, और इसके अलावा हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यही होती है डिज़ाइन ऑफ अ वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, आपका 4 नंबर में है, 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट है, इसमें आपको बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है।
पैटर्न एकदम सेम रहेगा, सेम आपको देखने को पैटर्न मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएंगे। जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ वैसे ही रहेंगे। ए है मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है और मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेल मर्ज में आपको ये देखने को मिलता है। मेल मर्ज मैंने कल भी आपको करवाया था। मेल मर्ज में क्या होता है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके स्कूल में आपको प्रिंसिपल ने काम दिया है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मेल भेजने का काम आपका है कि कल की छुट्टी है, ठीक है। आप अकेले हैं और आपके स्कूल में करीब 5,000 बच्चे हैं या 2,000 बच्चे हैं, तो आप सभी को अगर टाइप करने लग जाएं तो पूरी रात क्या पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो ऐसे में मेल मर्ज हमें मदद करता है, ठीक है। आप एक मेन डॉक्यूमेंट बनाइए। मेन डॉक्यूमेंट में जो मेन चीज़ है, जैसे कि कल की छुट्टी है, कल स्कूल में छुट्टी है और कारण लिख दिया, वो मेन डॉक्यूमेंट में वो सब में सेम रहेगा। और जब भी हम कोई मेल लिखते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, उसमें हम रेसिपेंट का नाम यानी किसको हम भेज रहे हैं और किसने ये भेजी है, और इसके अलावा हम उसमें उसका एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं और ईमेल लिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, ये होती है आपकी मर्ज डॉक्यूमेंट के अंदर। यानी कि ये तो सबकी अलग अलग रहेगी, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट में जो मेन टॉपिक है कि कल की छुट्टी है वो सबकी सेम रहेगी। मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ज्योति को भेज दिया, ज्योति का एड्रेस अलग है, ठीक है। उसके बाद मैंने आकांक्षा को भेज दिया, उसका एड्रेस अलग है। उसके बाद मैंने जो है आप लगा ले रवि को भेज दिया, उसका एड्रेस अलग है। तो सबके एड्रेस अलग अलग है, नाम अलग अलग है। वो जो नाम अलग अलग है वो मर्ज डॉक्यूमेंट में आएंगे और जो मेन टॉपिक है वो मेन डॉक्यूमेंट में आता है। यही मेल मर्ज होता है। आई होप, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद है इंसर्ट करना पेज ब्रेक और डिलीट करना पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक मैंने कल भी आपको बताया था। जैसे कोई एक पेज आपने ले रखा है, अगर आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो, इंसर्ट में जाके थर्ड ऑप्शन पे होता है पेज ब्रेक, ठीक है। थर्ड आपके पेज इलस्ट्रेशन करके कुछ टैब होता है, उसमें पेज ब्रेक थर्ड ऑप्शन पे होता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो नया पेज यहाँ से बन जाता है, नया पेज यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अगर उसको डिलीट करना है तो इंसर्ट हो जाएगा। अगर उसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, हम उसी पेज ब्रेक पे जा सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिलीट का। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर अपना कर्सर प्लेस करिए इस डॉक्यूमेंट जो सेकंड आपने पेज लिया है वहाँ पर सबसे पहले आप अपना कर्सर जो है रखिए और उसके बाद आप बैक स्पेस दबा देंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये आपका पेज डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 6th क्वेश्चन है, 10 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला है हाउ कैन यू रीनेम अ फाइल और फोल्डर यूजिंग माई डॉक्यूमेंट, राइट स्टेप्स। माई डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप कैसे रीनेम कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को। तो माई डॉक्यूमेंट में कैसे आप करेंगे, स्टेप्स क्या हैं इसके। सबसे पहले आप माई डॉक्यूमेंट, ओपन माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद चूज़ द फाइल यू वॉन्ट टू रीनेम, जो भी फाइल आप रीनेम करना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके से रीनेम का, ठीक है। सेकंड या थर्ड ऑप्शन होता है रीनेम का, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड ए पॉपअप विल बी अपीयर्ड, एक पॉपअप आपको दिखाई देगा। On that pop-up you have to write the new name or you have to rename the file and click OK। आप जैसे ही OK क्लिक कर देंगे आपकी जो फाइल है वो रीनेम हो जाएगी। बस ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू चेंज अ पासवर्ड, राइट स्टेप्स। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले गो टू स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड देन गो टू सेटिंग्स ऑप्शन। Go to settings option. In the settings option you will find sign in। आप क्या फाइंड करेंगे, साइन इन आप फाइंड करेंगे वेयर यू विल गेट ऑल द साइंड इन अकाउंट्स, ठीक है। साइन इन पे जाके आपको अकाउंट्स दिखेगा, अकाउंट्स पे जाके आपको अपने पासवर्ड को चेंज कर देना है और नया पासवर्ड आपको रख देना है। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स फॉर लोकेटिंग अ फाइल। एक फ़ाइल लोकेट करने के लिए कंप्यूटर में क्या स्टेप्स होते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये फ़ाइल खोलनी है, ठीक है, मेरा ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर अलग अलग फाइल्स हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, गो टू द
आप क्या कर सकते हैं, आप तो या तो फिर आप माय डॉक्यूमेंट में जाइए, गो टू माय डॉक्यूमेंट, और यू कैन गो इन फाइल्स, ऑल फाइल्स। ठीक है, आप फिर वो फाइल लीजिए, मानिए मैंने इस पर क्लिक किया, इस फाइल को मेरे को लोकेट करना है कि ये कहाँ पे है, तो क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू लोकेट एंड देन राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखता है प्रॉपर्टीज़ का, गो टू प्रॉपर्टीज सेक्शन। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके आपको दिख जाएगा कि वो फाइल कहाँ पे है और कहाँ पे उसकी लोकेशन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस करने के लिए आपको स्टेप्स कौन कौन से लिखने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ट्रैक चेंज क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी, और फिर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई भी चेंज करूँ तो वो मुझे साथ के साथ पता चलता रहे, और अगर कोई गलती भी होती है तो बाद में मैं उसको ठीक कर लूँ। तो उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आते होंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अ वर्कशीट इज़ प्रोटेक्टेड यूजिंग पासवर्ड। पासवर्ड लगा के वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो पासवर्ड लगने के बाद अगर हम वर्कशीट को कोई दूसरा बंदा खोलता है, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा खोल रहा है, तो वो उसमें कोई भी चेंजेस या एडिट्स नहीं कर सकता है। वो वर्कशीट वैसे ही सिक्योर रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो आपका ख़राब नहीं होगा, वो आपका बदला नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। इसमें ए और बी दो पार्ट हैं और ये आपका 4 मार्क्स का है, 2-2 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एक शॉर्टकट कीज़ हमें सारी बतानी है कि कौन कौन से एक्शन इन शॉर्टकट कीज से होते हैं। अभी मैंने पीछे आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें हमसे बोला था कि कॉम्बिनेशन की बताओ। कॉम्बिनेशन की पूछे या फिर शॉर्टकट की पूछे, बात सेम ही है। और यहाँ पर कई बार शॉर्टकट की दे देते हैं, उसके एक्शन बताने होते हैं। तो सबसे पहला है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी किस काम आता है, बोल्ड के काम आता है, बोल्ड द टेक्स्ट। उसके बाद कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ होता है फाइंड के लिए, टू फाइंड अ फाइल और टू फाइंड समथिंग। F7 जो होता है वो किस लिए होता है, F7 आपका होता है, तो F7 जो आपका होता है वो होता है आपका ग्रामर या स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेल चेक एंड ग्रामर। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल बैकस्पेस। कंट्रोल बैकस्पेस आपका तब इस्तेमाल में आता है जब आपको लेफ़्ट साइड से, कर्सर के लेफ़्ट साइड से कोई भी चीज़ को डिलीट करना है, कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट में, बी का फर्स्ट है राइट द स्टेप्स टू सिलेक्ट एंटायर पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम। कोई भी एक पैराग्राफ है उसके सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप स्टेप होते हैं कंट्रोल+A आप दबा सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल+शिफ्ट प्लस एरो बटन आप दबा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको आप जैसे मान लीजिए ये पूरा एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है या यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना है, तो कर्सर को यहाँ प्लेस करेंगे और अपने जो आपका माउस है उसको ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब इस तरफ लेके जाएंगे और वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आप डिलीट कैसे कर सकते हैं एक एंटायर पैराग्राफ को। पैराग्राफ टेक्स्ट का जो है 2 स्टेप्स में हमें बताना है। डिलीट करने के लिए भी आपको कंट्रोल+A दबाइए एंड प्रेस डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल+शिफ्ट प्लस एरो अप दबाइए या एरो डाउन दबाइए और फिर उसके बाद डिलीट या बैकस्पेस दबा दीजिए, तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पाई चार्ट से रिलेटेड, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका एक्सेल के फॉर्मूला जो होते हैं उससे रिलेटेड। हमेशा ये लिखवा के ले लीजिए। और इसमें ए पार्ट मैंने आपको पीछे करवाया था, तो पाई चार्ट आपको कैसे इसमें बनाना है, इसमें बेसिकली आपको बोला है कि भाई स्टेप्स बताओ पाई चार्ट कैसे बनाओगे आप अपने वर्ड में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्ड में जाएंगे। वर्ड में आपको पहले जाना है इंसर्ट ऑप्शन पे, क्लिक ऑन, आप कैसे लिखेंगे पेपर में, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट्स का,
ठीक है। इलस्ट्रेशन में थर्ड नंबर पे होता है, थर्ड फोर्थ नंबर पे होता है चार्ट्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप खुल के आएगा। पॉपअप में हमारा थर्ड नंबर पे होगा पाई, पाई ऐसे लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के पाए निकल के आएंगे। उन पाए में से जो भी पाए चार्ट हमें लेना है उस पर क्लिक करके ओके पे प्रेस कर देंगे और हमारा एक एक्सेल शीट खुलेगी। एक एक्सेल शीट खुलेगी और उस एक्सेल शीट में हमें ये सारा डाटा जो भी हमें गिवन है वो सारा फिल करना है। और हमारा पाई चार्ट उसको क्लोज़ करने के बाद, उस एक्सेल शीट को क्लोज़ करने के बाद, ना हमें उसको सेव करना है ना कुछ करना है, क्लोज़ करने के बाद हमारा सीधा वर्ड में ये जो पाई चार्ट के हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी बन के आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्सेल के फॉर्मूले के ऊपर आता है। तो आपको यहाँ पर एक डाटा दिया होगा, उस डाटा में से आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का इस्तेमाल करके इनको आंसर करना है। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल CPU इन सेल D4। तो सेल D4 कौन सी है? D वाली ये लाइन है और 4 ये लाइन है। तो यहाँ पे हमें सेल D4 में जितनी भी टोटल कॉस्ट बैठ रही है, जितनी भी CPU की टोटल कॉस्ट बैठ रही है वो हमें इसमें बतानी है। तो सेल D4 कौन सी है? ये है। CPU की टोटल कॉस्ट 7000, यूनिट कॉस्ट है इसकी 7000 और पीस कितने लिए हैं? 2। तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी? 7000 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 14,000, है ना। 2 इंटू 7000 14,000। अगर आपसे पूछता माउस की टोटल कॉस्ट बताओ तो 3000 इंटू 4, 3000 इंटू 4, 4 तिये 12, 12,000। तो ये आपको इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल माउस, देखा पूछ लिया ना, और केबल्स की जो सेल D5 में परचेज किए गए हैं। तो सेल D5 कौन सी है? ये है ना, ये वाली सेल। माउस की हमने निकाल दी, माउस की आई थी 12,000, इसकी निकलेगी 3000 इंटू 5 हो जाएगी आपकी 15,000। अगर आपसे सम पूछे तो वो अलग है, सम पूछे तो सबका सम कर देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट कॉस्ट और नंबर ऑफ पीसेस बताए हुए हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें यूनिट कॉस्ट निकालनी है। एवरेज यूनिट कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे? सेल E6 में। सेल E6 में हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो E और ये रहा 6, तो यहाँ पे हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो फॉर्मूला इसका होगा इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद सेल कौन सी चूज़ करनी है? B6 और फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे आप, और फिर उसके बाद हमें करनी है C6 और एंटर प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। उसके बाद है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स परचेज्ड फॉर द ऑफिस इन सेल D7। एक सेल D7 में आपको यहाँ पर इस सेल D7 में सभी की टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? 2500 इंटू 3 करेंगे तो 25 3 जा 7500, ठीक है। और ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 15,000 और ये भी 15,000। और इन सब को फिर प्लस करके इस वाली सेल में लिख देना है। पेपर में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा पेपर हो जाता है ख़त्म और नीचे सिर्फ हिंदी में दिया हुआ है। और ये अगर पेपर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, और उम्मीद करती हूँ आप पेपर अपना अच्छे तरीके से दे कर आएंगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। अभी तो आपके बहुत से एग्ज़ाम्स बाकी हैं तो इनके लिए मैराथन वीडियोज़ अगर आपको देखनी है और भी अच्छे से डिटेल में आपको पेपर समझने हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा जो मैंने बीच में आपसे आंसर पूछे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।